नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका स्वागत करता हूँ हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट आपके साथ लगा रहेगा। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। हमें आशा है कि आप लोग हमारे चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं और वो क्वेश्चन पढ़ें जिससे कुछ लाभ हो। ऐसा नहीं कि इधर उधर पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में कुछ और आए। तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस हिंदी की श्रृंखला में हम आपको हिंदी का इतिहास, हिंदी दिवस, हिंदी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें हम आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन को सही करके बताएंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी दिवस। हिंदी की कक्षा है, हिंदी की वीडियो है, तो हिंदी से शुरुआत करेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप अपने आप में अच्छे से याद करके रखें कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? निर्मला दत्ता को क्या कहते हैं? अरुंधति राय को क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फर्रुखाबाद, जिसमें पल्ला पार्क नामक जगह पर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं यामा, गिल्लू गिलहरी वाला पार्ट वो भी महादेवी वर्मा का है, चंचला, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको भी देख लें कि ये हिंदी साहित्य जिस टॉपिक अगर किसी एग्जाम में आता है तो उसमें पूछ ली जाती हैं। इनकी कविता का नाम है निहार। मेरा तो नाम है निहाल, इनकी कविता का नाम है निहार। एक है रश्मि, एक है नीरजा। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, और दीप शिखा।
सप्तवर्णा, हिमालय, यामा। और इनके निबंधों की बात की जाए तो इनके निबंध क्या हैं? अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, एक संधिनी है, एक अबला और सबला है। इनकी जो प्रमुख निबंध हैं ये। तो इस प्रकार दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। और इनकी कविता निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, हिमालय, यामा। और निबंध की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संधिनी, अबला और सबला, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये सब इनकी निबंध हैं। और इनके पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी भी इनकी कविताएं हैं। दोस्तों, हमने सीखा कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम बोला क्या है? क्वेश्चन है चौथा। राम बोला बचपन में किसका नाम था? सभी जो जितने भी कवि हुए हैं, ज़्यादातर सभी का उपनाम भी है, जैसे कि सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, इनको अज्ञेय जी के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो राम बोला यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जी ने ज़्यादातर कविताएं रामचंद्र जी के ऊपर लिखी हैं, तो इन्हें राम बोला कहा जाता है। किसे कहते हैं? राम बोला कहते हैं तुलसीदास जी को। अगर बात की जाए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचनाएं है। गीतावली, दोहावली, दोहावली, रामायण, अपना प्रमुख ग्रंथ रामायण बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान वाहक। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ये प्रमुख रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तो राम बोला बचपन में किसका नाम था? तुलसीदास का था। अब बात करते हैं तुलसीदास जी का जन्म। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो तुलसीदास जी का जन्म 1554 में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? इसके बारे में पूछा गया है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल थे। इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। इन्होंने कहा है आदिकाल वीर गाथा काल है। इसमें वीरों के ऊपर कविताएं लिखी गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। तो 6 का C नंबर सही हुआ। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कि जायसी है, जायसी ग्रंथावली है, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि
और इनका काव्य की बात की जाए तो बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। इनकी और भी कई रचनाएं हैं। बुद्ध चरित्र है, अभिमन्यु वध है, ये इनके काव्य हैं। और कादम्बिनी निबंध की बात की जाए तो इनका काव्य में अव्यंजनावाद, रसबोध के विविध रूप, काव्य में रहस्यवाद, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। तो दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th पर। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? इसमें आपको एक सरल क्वेश्चन ये कर दिया कि अपभ्रंश से हुई है। कैसे हुई? पाली प्राकृत अपभ्रंश। पहले पाली भाषा थी, फिर प्राकृत थी, फिर अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में भी कौन सी? नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो इसमें आपको बताना है कि किस अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सीधे सीधे बात करेंगे, हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 7th का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? राष्ट्र कवि का दर्जा किस कवि को दिया गया है? किस कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को, क्या? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। अगर बात की जाए इनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक झंकार भी आती है। क्या? झंकार। आप इन्हें याद रखें, कभी कभी कविताएं, रचनाएं, निबंध ये भी पूछ लिए जाते हैं, उपन्यास ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को आदि कवि, राष्ट्र कवि कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त को, इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। इनकी रचनाएं झंकार है, एक कुड़ाल है। क्या? कुड़ाल। और इनकी एक स्वदेश संगीत है। और मुख्य तरह पूछे जाने वाली एक रचना और है, साकेत। और एक यशोधरा। ये इनकी पूछी जाने वाली प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। अगर आप तक वीडियो जा रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में हिंदी साहित्य या हिंदी है तो हिंदी का विकास, हिंदी की रचनाएं, ये कवि, उनके उपनाम, ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। अगर आपको ये सही नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति संस्था थी, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किसके लिए? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन में कम समय लगे उसे कम समय में ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में पूछा गया है। मध्यकालीन पुस्तकों की हिंदी, ये तो नहीं है।
साधारण बोलचाल की हिंदी ये भी नहीं है। मानक यानी इसका कोई अर्थ हो, मानक हो। केवल लिखने पढ़ने की हिंदी ये भी नहीं है। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ये सही है। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ये मानक हिंदी का तात्पर्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हिंदी कविता को परिधि से मुक्त कराने वाले थे, हिंदी कविता को परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे जिन्होंने हिंदी को छंदों की परिधि से मुक्त कराया था। अब इनकी बात की जाए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं, इसके बारे में पूछा जाए तो बताते हैं इनकी प्रमुख रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं, तो इनकी एक जूही की कली, जूही की कली ये बहुत बार पूछी गई है, इसे याद रखें। जूही की कली, और इनकी एक राम की शक्ति पूजा, और इनकी एक गीत गुंज है, एक इनकी गीतिमा है, एक है अपरा। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। एक अनामिका। ये निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी एक प्रमुख रचना एक और है, कुकुरमुत्ता। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं कबीरदास की भाषा। कबीरदास किस भाषा में अपने छंद, चौपाई, कविता या कुछ रचनाएं लिखते थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो कबीरदास जी की प्रमुख सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी थी। कबीरदास की प्रमुख भाषा थी जिसमें वो लिखते थे, सदुक्कड़ी थी। अगर इनके रचनाओं की बात की जाए तो उसमें से प्रमुख क्या है? बीजक। बीजक इनकी प्रमुख रचना है। और साखी, शबद, रमैनी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। 3 साखी, शबद, रमैनी। और इनकी एक प्रमुख रचना है युगांत के क्षितिज पर, युगांत के क्षितिज पर। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन को पूरा डिफाइन यानी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए कबीरदास की भाषा क्या थी। हो सकता है कबीरदास की रचनाएं पूछ ली जाएं। तुलसीदास कृति, तुलसीदास की एक जो रचना है, कृति है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो तुलसीदास में जो रामचरितमानस लिखी है, हमने तो कई बार पढ़ी, उसमें 7 कांड हैं। एक अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है। इस प्रकार टोटल 7 कांड हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी जो भारत है उसमें हिंदी प्रसार सभा का एक मुख्यालय बना है, वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में है। ये आपको क्वेश्चन भले पहली बार दिख रहे हो, आपको लगेगा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? अपने जो हिंदी भाषा है इसको कितने परिवारों में बांटा गया है? तो इसको 12 प्रकार के परिवारों में बांटा गया है, इसे याद रखें। भाषा का संबंध
भाषा का संबंध अनुच्छेद की किस अनुसूची से है? अब ये क्वेश्चन भाषा का है, हिंदी का है, लेकिन अनुच्छेद का नहीं है। ये संविधान का क्वेश्चन नहीं है, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये हिंदी विषय में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद की 8वीं अनुसूची, कौन सी? 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का संबंध 8वीं अनुसूची से है। बात की जाए संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? अपना महाभारत है। इसे सहस्त्रा भी कहते हैं। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ था। पहले कौन सी थी? पाली थी, फिर प्राकृत थी। पाली, फिर प्राकृत थी, फिर इसके बाद अपभ्रंश आई। और कौन सी अपभ्रंश? सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सी? सौर सैनी अपभ्रंश। इस प्रकार हिंदी का उत्पत्ति हुई है। अब पूछा गया हिंदी किस परिवार की भाषा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हिंदी भारोपीय, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, भारोपीय। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। तो हिंदी का प्राचीनतम रूप किससे मिलता है? ऋग्वेद से। जिस क्वेश्चन में कम समय चाहिए उसमें कम लगाएंगे, जिसमें हमें लगता है कि इसे एक्सप्लेन करना चाहिए तो उसे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई? इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है, इसकी रचना कब हुई थी? 1910 में। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना हुई। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो इसके बारे में पूछा गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र है तो उदंत मार्तंड कौन सा है? यहाँ पर लिखते हैं उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो रेखता एक भाषा है, इसे कृत्रिम हिंदी कहा जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? हिंदी की शैली किसे कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया। तो उर्दू को हिंदी की शैली कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप द्रष्टव्य यानी दिखाई देता है ऋग्वेद में। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतवर्ष में
हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का संबंध देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जाता है। तो इसमें कितनी भाषाओं को लिखा गया? तो इसमें 22 भाषाओं का विस्तार है कि 22 भाषाएं हैं हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव भाषा कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा देव भाषा है? तो जो देवताओं की भाषा है संस्कृत है। आप देखते होंगे कोई भी मंत्र, कोई भी जाप संस्कृत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। पाली प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, इसे आप याद रखें। पंजाबी का एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे कट हो गया थोड़ा। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पंजाबी भाषा की बात की जाए तो इसका जन्म पैसाबी, इससे हुआ है। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर जरूर करें। हमें आशा है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। जहाँ पर कम समय लगेगा वहाँ पर कम लगाएंगे, जहाँ पर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना होगा, विस्तार रूप से समझाना होगा, तो वहाँ पर विस्तार से बताएंगे। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा मैथिली है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मलिक मोहम्मद जायसी, 36 नंबर है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की भाषा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो लिखी है, तो बात थी जायसी की पद्मावत की भाषा है तो अवधी भाषा में लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की जो रचना है उनकी पद्मावत, उसे अवधी भाषा में लिखा है। बघेली किस बोली है? बघेली किसकी बोली है? एक अपने यहाँ की बोली है बघेली। ये किस भाषा की है? इसके बारे में क्वेश्चन है। ये जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की है बघेली। इसका सी ऑप्शन सही होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं इसके बारे में क्वेश्चन है। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां, हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां हैं इन्हें विभाषा कहते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इसके बारे में बात की जाए तो लल्लू लाल जी। कौन? लल्लू लाल। लल्लू लाल की एक रचना है प्रेम सागर।
लल्लू लाल जी की एक रचना है प्रेम सागर, जिसमें सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसी में खड़ी बोली, इसमें खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर, तो इसका डी सही होगा। किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि 14 सितंबर सन 1949 को ये घोषणा की गई थी कि हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना जाया चाहिए। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949। भाषाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मिनट हुए हैं और 41 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, प्रत्येक को एक्सप्लेन भी किया है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास रहेगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ है, तो इसका 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब पुनः संरचना की गई भाषा के आधार पर? तो सन 1956 में। सन 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो इसका डी सही हो जाएगा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका लिखी है, 43 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो इनकी कौन सी भाषा है? तुलसीदास जी की विनय पत्रिका जो लिखी है, तो इनकी ब्रज भाषा है, ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? जब 14 सितंबर 1949 को संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का संबंध मिलता है। देखो बता दें इसे, अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8वीं है। तारीख 14 सितंबर 1949 और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। 8वीं अनुसूची है, 14 सितंबर 1949, 22 भाषा, इसे समझें आप। और 8वीं अनुसूची 14 सितंबर 1949। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो गोपाल स्वामी आयंगर कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, इनका ये नाम था गोपाल स्वामी आयंगर। इन्होंने 14 सितंबर 1949 को जो राजभाषा का दर्जा मिला है, तो इसका प्रस्ताव संविधान सभा में इन्होंने रखा था कि संविधान सभा में इन्होंने कहा था हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है। जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसके बारे में क्वेश्चन है। तो सन 1893 में। कब? सन 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, सन 1893 में।
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये भी क्वेश्चन आ गया, यानी हिंदी से संपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी के बारे में, हिंदी के इतिहास के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन आपके क्लियर हो जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 में ये कहा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और कौन सी अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। और भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये कहाँ किया गया था? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल। इसमें यहाँ ये 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2015 आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये क्वेश्चन है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मदन मोहन मालवीय। कौन था? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले सुझाव दिया कि इसको रखा जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इनमें 3 हैं, 1 नहीं थे। कौन नहीं थे उसके बारे में पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये सभी थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं जायसी है, बुद्ध चरित्र है, अभिमन्यु वध है, नागरी प्रचारणी पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी है। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसके बारे में पूछा गया है। तो ये 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, आयोजित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 4। कौन कौन से 4 हैं? एक काव्यधारा है, सूफी काव्यधारा है, निर्गुण काव्यधारा है। अब बात की जाए कि आदिकाल। आदिकाल की अगर बात की जाए तो आदिकाल को ही क्या कहा गया? वीर गाथा काल कहा गया। वीर गाथा काल आदिकाल को कहा गया है। इसका समय क्या था? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसके बाद कौन सा? मध्यकाल आया। मध्यकाल में भी मध्यकाल आया। मध्यकाल में 2 काल आए, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल था, उसमें एक काल आया भक्ति काल। भक्ति काल आया। इसका समय क्या था? 1350 ईस्वी से लेके 1650 तक।
तो मध्यकाल में दो काल आए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल आया, जिसका समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, इसमें कौन सा काल आया? रीतिकाल। इसमें रीतिकाल आया, इसमें रीतिकाल आया। इसमें रीतकाल आया। तो रीतकाल का समय क्या था? रीतकाल का समय था 1650 ईस्वी से 1850। इसका समय क्या था? 1850 तक। और तीसरा कौन सा था? तीसरा आधुनिक काल आया। तीसरा आधुनिक काल आया। इसका समय कितना था? 1850 ईस्वी से अब तक। यानी कि इसमें मुख्य क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन हुआ। किसका? शुक्ला जी की में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनके इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन हुआ। जबकि 1936 के बाद, कब? 1936 के बाद, 1936 के बाद छायावाद के प्रगतिवाद नामक काव्यधारा का उदय हुआ। अब प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का उदय हुआ, फिर नई कविता, फिर षटोत्तरी कविता, फिर समकालीन कविता का दौर आया। इस प्रकार ये काल थे। तो बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन पर जहाँ पे चल रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त क्या है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है? प्रत्येक भाषा की एक लिपि होगी जिस लिपि में लिखी जाती है। जैसे अपनी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तैसी पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त एक जो देवनागरी, हिंदी भाषा के अतिरिक्त भी एक भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो कौन सी है? नेपाली। नेपाली भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसकी कोई अपनी लिपि नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर 54, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? इसके बारे में तो महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र, तो ये हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत नहीं आता। महाराष्ट्र है, ये हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों हमने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 8वीं अनुसूची है जिसमें हिंदी का उल्लेख है, 22 भाषाएं हैं, अनुच्छेद 343 है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, ये विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 10 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 120वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? जो 2023 में 12वां
विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये फिजी देश है। कौन सा? फिजी। वहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पारामारिबो सूरीनामा, पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस। तो ये कहाँ किया गया था? पोर्ट लुइस। 11वां कहाँ किया गया था? पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस। मॉरिशस में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। दोस्तों हमने टोटल 50 से 56 क्वेश्चन थे और 46 मिनट में यानी कि 46 मिनट में पूरे किए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया और उसे बताया। इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो गलत बात है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ये वो क्वेश्चन थे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।